लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है। ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। देश भर में आम चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र का आज ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के दावे करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते हुए बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की बात कर रही है। ऐसे में महज 53 सांसद होने के बाद महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दों पर जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव समेत तमाम राजनेता यहां बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर पुकार रही है। ऐसे में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। वहां पर 5 मुख्य बातें जो हैं उनको यहां पर जोर दिया गया है और मैनिफेस्टो में ये दावे किए गए हैं कि आने वाले कार्यकाल में हम इनको पूरा करेंगे। यूसीसी का बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ फ्री बिजली देने की बात की गई है, 5 साल तक मुफ्त राशन देने की बात की गई है, महिला सुरक्षा की बात की गई है, चारों दिशाओं में देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई है और इसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो मुद्दे अब उठाने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं आम जन सरोकार से संबंध रखते हैं। आयुष्मान भारत योजना भी उसमें शामिल है। ऐसे में बीजेपी को यहां पर क्या इसका फायदा मिल पाएगा? अनुराग ठाकुर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये तो कैसा गठबंधन है? गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती हैं 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है। ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में तो आपने सुना, यहां पर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि टुकड़ों में बटा हुआ इंडिया गठबंधन आखिरकार देश का मतदाता इन पर विश्वास कैसे करेगा। इस बीच न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी की इस मैनिफेस्टो में कितना दम नजर आता है। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, रोजगार की बात की गई, एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, इसके साथ किसानों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी, लेकिन बीजेपी के दावों में दम नहीं दिखाई देता है क्योंकि मुद्दे जिस तरीके से हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यूसीसी है, फ्री बिजली देने की बात है, चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाने की बात है और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात है। तो क्या इस बार बीजेपी की नैया कहीं मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल दिनेश, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी का जो मोटिव होता है उसको सामने रखता है। और देखिए जिस तरह का मैनिफेस्टो, अगर मुख्य पॉइंट की बात करें तो उसमें यूसीसी का जिक्र होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र होता है, 3 करोड़ घर
घर देने की बात कही जा रही है, सस्ती गैस, बिजली बिल ज़ीरो होगा और बुलेट ट्रेन, 5 साल तक राशन फ्री और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन देखिए इसमें कुछ नयापन नहीं लग रहा। अगर आप देखें कि कुछ ऐसा हो जो लगे कि कुछ नई बात इस बार हो रही है। बुलेट ट्रेन का जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं, 5 साल राशन देने की बात आप फ्री पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे में कुछ नयापन इस पूरे मैनिफेस्टो में नहीं नज़र आ रहा और ऐसे में कहीं न कहीं जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो अब इस पे भारी पड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार की गारंटी देने की बात कही जा रही है कि 1 करोड़ रोज़गार हम देते हुए नज़र आएँगे। वहीं जिस तरह से एमएसपी को लेकर पूरे देश में हो हल्ला था, उसको लेकर भी बीजेपी ने कोई ख़ास कदम नहीं उठाया, कोई ख़ास बात नहीं कही। तो ऐसे कई सारे बिंदु हैं जहाँ पर बीजेपी अब इस कह सकते हैं अपने मैनिफेस्टो को लेकर घिरती हुई नज़र आ रही है। और अगर एक नज़र में कहें दिनेश, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया एक मैनिफेस्टो है, जिसमें जो डेप्थ होनी चाहिए, जो 10 साल का कह सकते हैं पूरा कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसके बारे में कुछ बखान होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आता। कहाँ गए वो 100 सिटी जो स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी, कहाँ गए वो सांसदों द्वारा 5 जो गांव गोद दिए गए थे, वो कहाँ चले गए। तो इन सब पे जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। एमएसपी को लेकर जिस तरह किसान उमड़े और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया, उसका जिक्र इस सब में नहीं है। तो ऐसे में जी चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों का जिक्र नहीं किया गया है, रोजगार का जिक्र नहीं किया गया है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने के लिए भी कुछ यहाँ पर नए आइडियाज लेकर आने चाहिए, लेकिन वो जिक्र भी दिखाई नहीं देता है। क्या बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है? वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नयापन अगर लगता तो वाकई इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए अब 10 साल आपको सरकार में हो गए। ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। सरकार में रहते हुए 2 बार का टर्म मोदी जी का पूरा हो चुका है, मोदी सरकार का पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना और साथ में एक विजन भी रखना है कि हम आने वाले 5 साल में क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए अगर हम फ्री राशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम रोजगार देने वाले नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन बांट रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ रही, क्यों हम रोजगारों की बात नहीं कर पाए। जबकि मोदी जी का अगर हम पहले के बयान सुनते हैं तो उसमें रोजगारों का जिक्र होता है, लेकिन अब वो सब बातों से पीछे छूटती नजर आ रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सिर्फ घोषणा पत्र जो है बहुत जल्दबाजी में बनाया है और साथ में इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं जनता को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सके। हालांकि जिस मजबूती में बीजेपी है, यहाँ से कुछ बड़ा विजन रख सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दबाजी में शायद ये घोषणा पत्र बनाया गया है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा गहराई नजर नहीं आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घोषणा पत्र कुछ नई उम्मीद की किरण लेकर नजर आता नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पिछले 5-10 सालों में जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम देश में छाया है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम सीमा पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो विजन थे वो फेल हो चुके हैं, जहां स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो या फिर बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। माही मेरी सहयोगी मेरे साथ है, माही से अगला सवाल लेंगे। जिस तरीके का एक घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है माही, दम नजर नहीं आता है, तो क्या विपक्ष को यहाँ पर एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है ये बहुत निराशाजनक है, और खासकर युवाओं के लिए। बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर और फ्री राशन और फ्री राजनीति, बिजली पानी की बात करते हुए अब नजर आ रही है, उसमें और आम आदमी पार्टी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बीजेपी लगातार घेरते हुए नजर आ रही थी कि ये फ्री की बात करते हैं, तो वो उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बैक फुट पर ले जाने का काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ना इसमें रोजगार की बात की है, इसमें कुछ नयापन देखने को मिल ही नहीं रहा है। जो आप इसके पहले देख लीजिए, बीजेपी ने जो काम किए थे, थोड़ा ट्रिपल तलाक की बात उठा लीजिए, राम मंदिर या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल 370 था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में एक जोश देखने को मिल रहा था और बीजेपी सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैक फुट पर ले जाने का काम करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। अबरार से अगला सवाल लेंगे। जिस तरीके से अबरार, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, कहा गया है कि यूसीसी को गारंटीड लागू करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करेंगे। कुछ बड़े दावे यहाँ पर नहीं किए गए हैं, रोजगार की बात नहीं है, किसानों के मुद्दे की बात नहीं है, जहाँ लगातार मोदी सरकार कटघरे में रही है। तो क्या ये दम रख पाएगा और क्या देश के लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि उनके वोटर्स किन मुद्दों पर वोट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि उन पर फोकस किया गया है।
मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस जो है अपने मैनिफेस्टो में उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया है जिस पर उन्हें जीत मिलने की कहीं ना कहीं गारंटी नज़र आती है। और जहाँ तक बात जो है अनाज की बात हो या फिर बुलेट ट्रेन की बात हो, जो पहली बुलेट ट्रेन अब तक देश में नहीं चल पाई, उसकी तारीख क्या थी वो भी सभी को पता है, वो ऑलरेडी फेल चल रही है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को एड्रेस ना करते हुए जिस ढंग से यूसीसी का मुद्दा हो या फिर जो है और अन्य मुद्दों को जो गिनवाने की कोशिश की गई है, जाहिर सी बात है कि भाजपा उसको लेकर के पहले से ही आश्वस्त है कि जनता उन मुद्दों पर उन्हें वोट कर रही है। और आज भी आप भाजपा के वोटर्स से, सपोर्टर्स से जब मिलेंगे तो वो इन्हीं बातों का गुणगान करते हैं, चाहे वो धारा 370 की बात हो या फिर सीए की बात हो, यूसीसी की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल जिन मुद्दों पर उन्हें वोट मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि उन्हीं मुद्दों को एड्रेस करेगा। और जहाँ तक बात रोजगार की है या फिर सुरक्षा व्यवस्था की है, महिला सुरक्षा की है, और साथ ही जो इस समय देश में आप कह सकते हैं कि इलाज को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर भाजपा के वोटर्स वोट नहीं करते हैं। और इस बात को लेकर के विपक्ष कई बार जो है कहता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से भाजपा को घेर पाएगा, ये उनके लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि भाजपा को ये बात पता है कि उन्हें अपने वोटर्स को कैसे संतुष्ट करना है। अब विपक्ष के लिए चुनौती ये है कि वो रोजगार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चुनाव कैसे करवाएंगे और उन मुद्दों पर चुनाव को कैसे केंद्रित करेंगे, तभी जाकर के विपक्ष के लिए एक राह जो है वो बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए तभी एक राहत की किरण यहां से दिखाई देगी जब बीजेपी को घेरने के लिए इन तमाम मुद्दों को रखकर आम जन के बीच पहुंचा जाएगा और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।